हाई स्कूल गणित विषय में वास्तविक संख्याएं नामक अध्याय, जिसमें आज विद्यार्थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। इससे पहले विद्यार्थियों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाग की क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए आपको एक सूत्र प्रदान करती है, A बराबर BQ प्लस R, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। अर्थात किसी धन पूर्णांक A में यदि हम B का भाग लगाएं तो Q वहां भागफल प्राप्त होता है तथा R शेषफल प्राप्त होता है। तो यह जो क्रिया है, यह क्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत आती है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से अलग है। प्रमेयिका का प्रयोग अगर हम तब तक करते रहें जब तक कि R शेषफल शून्य न हो जाए, तो यह पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो ये जो एल्गोरिथम है, ये है क्या? वास्तव में ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो पहले तो हम प्रमेयिका में क्या होता है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें ए क्या है? एक धन पूर्णांक है, ए धन पूर्णांक है। बी क्या है? ए से छोटा धन पूर्णांक है। बी क्या है? बी इज लेस देन ए। क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। और इस आर के बराबर के बारे में आपको क्या बताया गया कि आर जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर है तथा बी से छोटा है। ये आर के बारे में बताया गया। तो इन सभी धन पूर्णांकों में यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक ही है। ए भी धन पूर्णांक है, बी भी धन पूर्णांक है, क्यू भी धन पूर्णांक है, आर भी धन पूर्णांक है। सारे धन पूर्णांक है। ए सबसे बड़ा धन पूर्णांक है, बी ए से छोटा धन पूर्णांक है, क्यू भागफल धन पूर्णांक है और आर शेषफल धन पूर्णांक है, जो कि 0 या बी से कम, एक कम हमको मिलता है। अगर हम किसी धन पूर्णांक, अब हम एल्गोरिथम बता रहे हैं, यदि किसी धन पूर्णांक ए में अन्य छोटे धन पूर्णांक बी का भाग लगाया जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार Q भागफल तथा R शेषफल प्राप्त होता है। यदि R बराबर 0 तो B A तथा B का महत्तम
समापवर्तक है। ध्यान दीजिए, अब ये परिभाषा क्लियर यहां पे हो रही है। क्या हो रहा है? यदि परिभाषा पर ध्यान दें, यदि किसी धन पूर्णांक a में अन्य छोटे धन पूर्णांक b का भाग लगाया जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमने नियम क्या पढ़ा है कि q भागफल और r शेषफल प्राप्त होगा। और फिर उसमें जो r हमको शेषफल प्राप्त हो रहा है, यदि ये 0 के बराबर है तो इसका अर्थ है कि b a तथा b का महत्तम समापवर्तक है। क्यों? क्योंकि a में b का पूर्णतया भाग चला गया है। इसका मतलब क्या है? a में b का पूर्णतया भाग चला गया है, शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, यहां पे हम फर्स्ट डाल देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि r 0 नहीं है, जो शेषफल है वो 0 ना हो और कुछ हो, तो फिर क्या करते हैं हम? यह प्रक्रिया तब तक चलाते हैं जब तक कि r 0 ना आ जाए। इसका क्या मतलब है? अब जब r 0 नहीं है तो क्या करेंगे? जो भी r की वैल्यू है, और यहां से हमने b उठाया, b और r में, b तथा r में प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हो गया कि पहले हमने a में b का भाग लगाया था, अब हम b में r का भाग लगाएंगे, अर्थात b वाली संख्या में शेषफल का भाग लगाएंगे। थर्ड आ जाता है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। मतलब जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये काम चलता रहेगा। तो यह पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। अतः यह पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो अब विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या चीज। क्या है? फिर से देख लेते हैं। किसी एक धन पूर्णांक में हमें छोटे धन पूर्णांक b का भाग लगाना है, जिससे भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। अगर शेषफल हमारा प्राप्त हो जा रहा है 0, तो इसका मतलब जिस छोटे धन पूर्णांक से हमने भाग लगाया था वही उसका मासा है। और यदि ऐसा नहीं है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर उस शेषफल से b वाली संख्या में हम भाग लगाएंगे, फिर देखेंगे शेषफल क्या आ रहा है, और यह क्रिया हम तब तक प्रयोग करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। चलते हैं एक प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थियों को यह एल्गोरिथम समझाते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न लिया कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 867 तथा 255 का। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इस कार्य के लिए हम
सीखने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां पर देखिए 867 बड़ी संख्या है और 255 छोटी संख्या है। तो यदि हमने कहा a बराबर 867, b बराबर 255, तो अब हम क्या करेंगे, 255 का भाग लगाएंगे 867 में। तो अब देखो 2 का पहाड़ा 8 में लगाएंगे हम, तो 2 चौको 8, लेकिन यहाँ जब 2 अंक लेंगे तो 25 लिखा हुआ है और यहाँ 86। 2 का तो 4 बार गया, लेकिन 25 चक्कू 100 होता है, अर्थात 4 बार यहाँ भाग नहीं जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। तो 3 पछे 15, 3 पछे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। क्या प्राप्त हुआ है, 102 प्राप्त हो गया है। तो अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि R कितना निकल के आया, 102। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, 867 बराबर 255 इंटू कई बार गया, 3 बार गया, प्लस शेषफल क्या है 102। अब ये R बराबर 0 तो आया नहीं, शेषफल 0 नहीं आया, तो अब लिखेंगे चूंकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब ये क्रिया काहे में होगी, 255 और 102 में क्रिया होगी। अब की बार A बन जाएगा 255 और B बन जाएगा 102। तो क्या लिखेंगे, 255 बराबर 102 इंटू, अब 102 में हम 255 का भाग लगा के देखें तो 2 बार जाएगा, 204 हो जाएगा। 5 में 4 गया, उसके नीचे ही उतारना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा अलग यहाँ उतार लेते हैं। 5 में 4 गया 1 और 5 में 0 गया 5, 51 आ गया। अभी शेषफल क्या है, 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 51 का भाग लगाएंगे काहे में, 102 में। 51 का भाग लगा देंगे 102 में। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 102 का पहाड़ा 2 बार गया था, प्लस 51 क्या बना था, शेषफल। फिर हम लिखते हैं चूंकि 51 इज नॉट इक्वल टू 0, अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए अब ये क्रिया होगी 102 और 51 में। तो 51 का जब इसमें भाग लगाओगे तो 2 बार पढ़ा जाएगा। अब की बार देखो शेषफल 0 आ गया, तो अब क्या लिखेंगे, 102 बराबर 51 का पहाड़ा कै बार गया था, 2 बार, और प्लस शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 51 का भाग लगाने से, काहे का भाग लगाने से, 51 का भाग लगाने से शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया है। तो अब लिखेंगे अतः 867 तथा 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 है। महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आ गया, 51 आ गया। तो इस प्रकार दो धन पूर्णांकों में महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और यह एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करने से पूर्ण होती है। तो यह एल्गोरिथम एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। चलते हैं कुछ और अन्य सवाल देखते हैं। अब यह प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो पीछे भी कक्षाओं में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी प्रश्न में कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हमसे मासा निकालने को कहा जा रहा है, जिससे 2053
और 967 को विभाजित करने पर, अब जरा ध्यान दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, अर्थात उस संख्या से 2053 और 967 को विभाजित करने पर, अर्थात इन दोनों संख्याओं में अगर हम भाग लगाएं तो क्रमशः 5 तथा 7 शेषफल प्राप्त होता है। मतलब जो संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना, जिससे अगर उससे हम 2053 में भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा, अगर हम 967 में भाग लगाएंगे तो 7 बचेगा। ये प्रश्न कह रहा है। अगर इसकी भाषा तुम्हारी समझ में आ रही है तो प्रश्न बड़ा सरल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। तो अब लिखेंगे क्या हम, हाल में ध्यान से समझिए, चूंकि संख्या से 2053 में भाग देने पर 5 तथा 967 में भाग देने पर 7 शेष बचता है। अब ये कौन बता रहा है? ये प्रश्न बता रहा है। तो अब देखिए संख्या क्या है जो ज्ञात करना है, जिसको हम b का स्वरूप कहते हैं। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपने को क्या बताती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a में जब आप b का भाग लगाओगे तो r शेष बचेगा। यही तो प्रमेय क्या बताती है, कहती a में b का भाग लगाओ तो r शेष बचेगा। तो अब हमको क्या करना है, 253 में संख्या का भाग लगाना है तो 5 शेष बचेगा। इसके लिए हमने आपको समझाया था कि अगर r का पक्षांतर कर लो, मतलब a माइनस आर, a में क्या करो, r घटा दो, तो बराबर क्या हो जाता है, a माइनस आर बराबर क्या, बी क्यू। अर्थात a में r घटाने पर जो भी तुमको प्राप्त हो उसमें अगर b का भाग लगाओगे तो शेषफल वाला बवाल ही नहीं रह जाएगा, अर्थात पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे, अतः 2053 में से हम 5 घटा लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2048 तथा 967 में हम 7 घटा दें तो बचेगा 960। इसका मतलब हो गया संख्या से 2048 तथा 960 में भाग लगाने पर शेषफल 0 होगा। और जितना वो शेष बचने को कह रहा था उतना उतना हमने कम कर दिया, अब शेषफल बचेगा ही नहीं। और अब जब शेषफल नहीं बचेगा तो वही मासा निकल आएगा, और वही मासा अज्ञात संख्या है जो हमको निकालनी है। तो चलिए पहला काम क्या है, 960 का भाग लगाते हैं 2048 में, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 बार गया तो 2 छंक 12 और 9 दूनी 18, 1 19, बचा कितना 8, और 4 में 2 गया 2, और 20 में 19 गया 1। अब देखो शेषफल तो आया नहीं, 0। 128 का भाग 960 में, तो अब क्या करेंगे, 12 अट्ठे 96, 8 बार चला गया, लेकिन 128 का 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, 7 अट्ठे 56, 12 सत्ते 84 और 5 89, तो 10 में 6 गया 4, यहाँ बचे 5, 9 6 15, आया 64, 64 का भाग 128 में लगाइए तो 64 दूनी 128, अब आ गया 0। तो ये 0 कैसे आया, 64 का भाग लगाने से। तो यही आपका उत्तर आ गया। तो अब हम लिखेंगे क्या, चूंकि पहले आपने क्या किया था, 2048 में
भाग लगाया 960 का, तो भागफल आया 2 प्लस शेषफल आया 128, है ना। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि 128 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको फिर अगली स्टेप बनानी पड़ी। क्या, 960 में आपने भाग लगाया 128 का, भागफल आया 7 और शेषफल आ गया कितना, 64। फिर लिखेंगे चूंकि 64 इज नॉट इक्वल टू 0, 64 भी क्या है, 0 नहीं है, तो फिर इसलिए फिर अगली स्टेप में आ गए, 128 को उठाएंगे, में भाग लगाएंगे आप 64 से, कै बार गया, 2 बार गया, और शेषफल आ गया 0। अब की बार शेषफल 0 आ गया। कैसे 0 आया, 64 का भाग लगाने से, है ना। तो अब चाहो तो लिख दो कि 64 का भाग लगाने से शेषफल 0 है, तो इसलिए अतः अब हम क्या कह देंगे, 2048 तथा 960 का HCF बराबर कितना आ गया, 64। अतः प्रश्नानुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64। ये आपका आंसर हो गया और ये प्रश्न पूरा हो गया। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न विद्यार्थी हल करना सीखेंगे। यदि 210 और 55 के मासा को 210 इंटू 5 प्लस 55y के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तो y का मान ज्ञात करो। इस प्रश्न में पहला काम है 210 और 55 का मासा निकालना। तो चलिए भाई, 210 और 55 का हम मासा निकालते हैं। तो 5 का पहाड़ा 4 बार ले जाएंगे, 5 को 20 होता है, लेकिन 55 का पहाड़ा 4 बार नहीं जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 10 में 5 गए 5, यहाँ 0 बचे, फिर दाई लेंगे यहाँ से हासिल, तो 10 में 6 गया 4, अब ये 45 बचा। अब 45 का भाग 55 में लगाइए, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 0 1 10 बचा। 10 का भाग 45 में लगाइए, 10 चौको 40, 5 बचा। 5 का भाग 10 में लगाइए, 5 दूनी 10, ये शेषफल 0 आया। ये प्रक्रिया आपको यहां तक करनी पड़ी, लेकिन अब आपको एक अनिवार्यता है कि आपको एल्गोरिदम का प्रयोग कर रहे हो, तो एल्गोरिदम तुमको दिखाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या कहेंगे हम, जो कि 210 बराबर 55 गुणित 3 प्लस शेषफल कितना आया, 45। 210 में जब हमने 55 का भाग लगाया तो 3 भागफल और 45 शेषफल आया। अब लिखेंगे, अब 45 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हमको क्या करने पड़ेगा, 45 का भाग 55 में लगाना पड़ेगा। तो 55 बराबर 45 गुणित कै बार गया, 1 बार, प्लस शेषफल 10 आ गया। तो अब क्या देखते हैं हम, 10 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 10 का भाग 45 में लगाना पड़ेगा। तो 45 बराबर 10 का भाग 4 बार लगाया, शेषफल 5 आ गया। अब हमने क्या देखा कि ये 5 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमको 10 में 5 का भाग लगाना पड़ा, 2 बार भाग गया और शेषफल 0 आ गया। तो इस चरण में हमारा शेषफल 0 आया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः 210 तथा
55 का मासा बराबर निकल के आ गया कितना, 5। 5 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आया था, 0। और प्रश्न क्या कह रहा है कि 210 और 55 के मासा को हम इस रूप में प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न इस रूप में प्रकट कर रहा है और हमने लगा के निकाला है 5, तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार 210 इंटू 5 प्लस 55y जो प्रश्न ने हमको बताया था ये इस 5 के बराबर है। तो अब देखो भाई 55y बराबर इसका 5 का गुणा करके उधर 75 कर दो, तो 5 माइनस 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 55y बराबर, अब ये घटाओगे तो माइनस 1045 आ गया, तो y बराबर माइनस 1045 बटे 55। अब 55 का भाग इसमें लगाना है, तो चाहो तो काट के सरल कर लो, 5 11 और ये 5 दूनी 10, 4 में देखो 5 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे। ये स्टेप विद्यार्थी ध्यान दे, यहाँ गलती करते हैं विद्यार्थी। 5 का पाड़ा 10 में लगाया, 2 बार पूरा पूरा चला गया। अब हमने 4 संख्या को चुना, अब इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 45 में 5 9 45 भाग लगाएंगे। अब 11 एकम 11, फिर यहाँ 11 एकम 11, 9 बचा, 11 9 99। तो इस प्रकार हमने देखा y बराबर माइनस 19, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, y की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखा, जो कि प्रमेयिका को चरणबद्ध तरीके से बार बार प्रयोग करके पूर्ण किया जाता है, और इसकी सहायता से हम 2 धन पूर्णांकों के HCF या मासा निकालने में करते हैं।